हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है इतिहास का, जो पिछले वीडियो बनाया था उससे आगे बढ़ते हुए इतिहास में ही पाषाण काल वो काल कहलाता है जब मनुष्य जो है अपने सर्वाधिक उपयोग में पाषाण यानी पत्थरों का उपयोग किया करता था। उस काल को पाषाण काल कहते हैं। एक लंबा काल है, करीबन 26 लाख साल का इतिहास है ये, लेकिन एक छोटे से टॉपिक में 10-15 मिनट में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से जो एक निवेदन है कि वीडियो को अभी तक भी अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, एक सब्सक्रिप्शन भी दे दीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार पहुंचता रहे, क्योंकि आगे ये कंटिन्यू होते रहना है। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक है आज का पाषाण काल। पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 26 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक का जो काल कहलाता है। पाषाण काल को जो है इजीली तरीके से पढ़ने के लिए कि इतना लंबा काल है, लगभग आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि 26 लाख साल का इतिहास को जो है अब थोड़े समय में पढ़ना है, तो थोड़े समय में भी जो है विद्वानों ने उसे बांट कर रखा हुआ है। उसे बांटने में जो है पहले 3 बड़े बड़े खंडों में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, क्योंकि इस समय कुछ न कुछ चमत्कारी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण से ही ये 3 कालों में से बांटा गया है। पुनः जो है पूरा पाषाण काल अगर देखते हैं तो 26 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक, और नव पाषाण काल जो है 9,000-7,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक जो है यह काल कहलाता है। पूरा पाषाण काल अगर देखते हैं तो लगभग आप कह सकते हैं कि 25,90,000 साल का इतिहास है, तो इसलिए इसे पुनः 3 भागों में और तोड़ लिया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल जो है 26 लाख ईसा पूर्व से यानी मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व तक। मध्य पूरा पाषाण काल जो है वो 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक, और उच्च पूरा पाषाण काल जो है वो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के जो है वो 10,000 ईसा पूर्व तक का है। अब देखिए इस समय हुआ क्या। इस काल को जो है पूरा का पूरा प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, क्योंकि मनुष्य इस समय तक लेखन कला से परिचित नहीं था, और जब लेखन कला से परिचित नहीं था तो वो सारा का सारा प्राग इतिहास के अंतर्गत ही आता है, यानी यह प्रागैतिहासिक काल भी कहलाता है। इसी काल में जीव की उत्पत्ति हुई। जीव की उत्पत्ति का अपना एक क्रम है कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, वैज्ञानिक मूल्यांकनों के जरिए जो पता चलता है कि जीव की उत्पत्ति जो है पहले झिल्ली के रूप में हुई थी। झिल्ली वही, क्योंकि पृथ्वी जो जब बन करके आई थी तो पृथ्वी का जो स्वरूप था वह एक जल के चारों ओर बीच में तैरता हुआ एक पिंड जैसा हुआ करता था। तो पहले जो है उसमें सबसे पहले झिल्ली बनी। झिल्ली काई के रूप में, काई जो है काई से ही जो है जलचर से जीवों से जो है अर्ध जलचर जीवों की उत्पत्ति हुई। अर्ध जलचर जीवों से सरीसृप वर्ग की उत्पत्ति हुई। सरीसृप वर्ग के पश्चात ही स्तनपायी जीवों की उत्पत्ति हुई है। जहाँ तक मानव की प्रजातियों की बात करें कि मानवीय प्रजातियाँ जो है, मानवीय प्रजातियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो मानवीय प्रजातियाँ जो हैं वो प्राइमेट्स होते हैं। उसके पश्चात जो है रामापिथेकस है, और इसे आद्य अस्ट्रेलाइड भी कहते हैं। इसके पश्चात जो है वो आद्य ऑस्ट्रेपिथेकिन, और जो है उसके बाद जो है वो होमो सेपियंस मानव, और धीरे धीरे करते करते होमो इरेक्टाइल तक हम लोग निकल करके चले आए। इस तरीके से जो है जीव की उत्पत्ति का क्रम रहा है। कहते हैं कि मानव की उत्पत्ति जो हुई थी वो प्लास्टोसीन युग में हुई थी, जिसे अति नूतन हिमयुग कहते हैं। यानी इसी के जब ये प्लास्टोसीन युग शुरू हुआ था उसी समय मानव की उत्पत्ति हुई थी। मानव की उत्पत्ति के बारे में जो कहा जाता है कि लगभग 26 लाख ईसा पूर्व पहले जो है वो अफ्रीका में जो है मानव की उत्पत्ति हुई थी। जहाँ तक भारत में मानव की उत्पत्ति का संबंध है तो भारत में जो है वह लगभग 14 लाख साल पुराने जीवाश्म मिलते हैं। तो इससे ऐसा माना जाता है कि भारत में जो जीव की उत्पत्ति हुई होगी वो 14 लाख साल पहले जो है वो हुई होगी। इसके जो साक्ष्य हैं महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से हमें प्राप्त होते हैं। अब देखिए ये महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी बीच में मैंने आपको बता दिया कि मानव की उत्पत्ति कब हुई थी, तो प्लास्टोसीन युग में हुई थी। कैसे कैसे जीव का विकास हुआ मैंने वो बता दिया। ये कालक्रम अगर आप पढ़ लेते हैं तब पाषाण काल में ही अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मानव की उत्पत्ति कराई 26 लाख ईसा पूर्व में जो है वो अफ्रीका में हुई थी। 14 लाख साल पहले जो है भारत में जो है मानव की उत्पत्ति हुई थी, जिसके साक्ष्य महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। इस जो है अब सभ्यता को हम लोग जो भारतीय इतिहास की जो सभ्यताएं हैं वो पाषाण काल और धातु काल में तोड़ कर पढ़ते हैं। तो जो पाषाण काल है, पाषाण काल को जो है मैंने आपको बताया कि पूरा पाषाण काल
पूरा पाषाण का आपका जो पाषाण काल में जो है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है पुनः 3 भागों में फिर बटा हुआ है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो जो है इस तरीके से जो है अब आप देखेंगे कि पूरा पाषाण काल का जो मानव था पूरा का पूरा जो है यह दूसरे समाज पर निर्भर था, अर्थात यह मानव आखेटक था। आखेटक था, साथ साथ ही खाद्य संग्राहक भी था। वो खाने की चीज़ों को इकट्ठा करके रखता था और किसी तरीके से कठिनाई युक्त जीवन व्यतीत कर पा रहा था। इस समय का मानव अत्यधिक बर्बर था और इसके पास एक ही उपकरण हुआ करता था, वो पत्थरों का इस्तेमाल किया करता था और पत्थरों में भी वह क्वार्टजाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया करता था। मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल की गई जो सबसे पहले हथियार के रूप में अगर कहा जाए तो हाथ की कुल्हाड़ी होती है। हाथ की कुल्हाड़ी में बिंटा लगा हुआ नहीं होता था, अर्थात वह केवल पत्थर का एक फाल जैसा ही हुआ करता होगा, यानी बिना हथियार कुल्हाड़ी हुआ करती थी। इसके अलावा खंदक यानी कुछ खोदने इत्यादि के लिए भी उसने जो है पत्थरों का ही उपकरण का इस्तेमाल किया। ठीक, इस समय के जो आकृति जो उपकरण हुआ करते थे मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किए गए वो पेबल उपकरण कहलाते थे। पेबल उपकरण जो है वो स्वयं की आकृति से होते हैं, अर्थात मनुष्य जो है जहाँ कहीं उसे पत्थर मिलता था पत्थर उठाता था और वो चला करके ऐसे फेंक देता था। इसी तरीके से जो है वो जो है आगे बढ़ता रहा। इसी निम्न पूरा पाषाण काल में ही कुछ कोर उपकरण भी निकल कर के आए। कोर उपकरण कहते हैं कि ऊपर की परत को हटा दिया, अर्थात जैसे मान लीजिए पत्थर चलाया और वो ठीक निशाने पर नहीं लगा और किसी दूसरे शिला से या पत्थर से किसी हार्ड चीज़ से टकराया, टकराने के बाद हल्का फुल्का टूट गया, झड़ गया, तो कुछ जो है हल्का हल्का सा छील छाल करके यानी उसकी हल्की फुल्की आकृति टाइप की हटा दी, तो उसे हम लोग कोर उपकरण कह करके पुकारते हैं। ये सब वैज्ञानिक है, इतिहास की जो है सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो इसी प्रकार से जो है निम्न पूरा पाषाण काल जो है ये निम्न पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो भारत में जो है सोहन घाटी, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में इस समय पड़ता है, तो सोहन घाटी पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। इस जगह से प्राप्त पत्थर के उपकरण को सोहन उद्योग भी कह करके पुकारा गया है। आगे बढ़ते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल जो था 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के पास हुआ करता था। इस समय मनुष्य ने जो है धीरे धीरे अन्य पत्थरों का इस्तेमाल भी क्वार्टजाइट के साथ में जैस्पर, चट, कैल्सिडोनी इत्यादि पत्थरों का भी वो प्रयोग करने लगा। ये सब जो है थोड़े सॉफ्ट पत्थर हुआ करते थे और जो पहले की तुलना में जो है इनके उपकरण भी पहले से छोटे हो गए, क्योंकि मनुष्य धीरे धीरे अब समझदार हो रहा था। लेकिन समझदार होने में उसने लगभग 25 लाख साल का समय लगा दिया। उस 25 लाख साल में इतना समझदार हो गया कि ये बड़ा पत्थर चलाने में उसे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, अगर इसे छोटा कर लिया जाए तो वो जो है वो ज़्यादा दूर तक उससे वार किया जा सकता था। साथ साथ उसने उसे नुकीला और धारदार भी बनाना शुरू कर दिया। इस समय के मुख्य उपकरण जो है वो बेधक, बेदनियाँ और खुरचनी इत्यादि हुआ करती थी। और इस समय का जो मानव था भारत में अगर कहा जाए तो उसका निवास स्थान सोहन घाटी के साथ साथ बेलन घाटी, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बेतवा और सोन घाटी मध्य प्रदेश में, कृष्णा घाटी कर्नाटक तक भी मानव पहुंच गया था। अब देखिए मानव का विस्तार धीरे धीरे हो रहा था। तो क्या हुआ, पहले से जो है इनके हथियार छोटे हो गए, क्योंकि देखिए पत्थर टूटने के बाद थोड़ा नुकीला हो गया तो उसने लगाया, उससे चोट लगी। चोट लगने से जो है जिस जीव को मार करके खाता था वो आखेटक मनुष्य, वो थोड़ा और ज़्यादा शिकारी हो गया और उसने अपने हथियार जो है थोड़े नुकीले और जो है तीखे कर लिए, जिससे कि वह उसके लिए शिकार करना आसान हो गया। जबकि उच्च पूरा पाषाण काल आते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल जो है वो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के बीच में कहलाता है। जलवायु इस समय जो है पृथ्वी पर थोड़ी पहले की अपेक्षा शुष्क होने लगी थी, अर्थात थोड़ा कुछ पहले से अच्छा हुआ, लेकिन पत्थर पहले वाले ही आदमी इस्तेमाल करता रहा। ये उपकरण पहले वाले पत्थरों से नहीं, यानी जो पहले वाले पत्थर के उपकरण थे उससे थोड़े थोड़े पतले और हो गए, थोड़ा और शार्पनेस उसके अंदर आ गई। इसमें चिकने, सुंदर और पहने उपकरण भी बनाए गए। कहते हैं कि होमोसेपियंस मानव का उद्भव जो है इसी उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव जो है, उस मानव की उत्पत्ति इसी उच्च पूरा पाषाण काल में यानी 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के बीच में ही हुई थी। और इस काल में मनुष्य ने जो है अपने रहने के लिए कुछ निवास स्थान, कुछ शैलाश्रयों अर्थात गुफाओं इत्यादि का निर्माण भी कर डाला था, जिसके साक्ष्य वर्तमान समय में भारत में जो है भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो भोपाल के निकट ही है, वहाँ की पहाड़ियों में बनी गुफाएं जो हैं वह इस उच्च पूरा पाषाण काल की ही हैं।
इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के पास, इस समय हिमयुग की समाप्ति हो गई थी। हिमयुग की समाप्ति होने के पश्चात यानी जलवायु में परिवर्तन हुआ। जलवायु में परिवर्तन होने के साथ साथ जो है मनुष्य का जीवन यापन थोड़ा सा पहले से ईजी हो गया, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। और कह सकते हैं कि इसी जलवायु ने ही मनुष्य को संस्कृति का विकास करने में जो है बड़ी मदद करी, और उस मदद करने से ही जो है मनुष्य अभी तक जो आखेटक था और खाद्य संग्राहक था, अब आकर के वो आखेटक से पशुपालक भी हो गया, अर्थात वह अब पशुओं को पालने भी लगा था। लेकिन अभी तक यह किसान यानी खेती उत्पादक नहीं हुआ था, अर्थात वह पशुपालक होने के साथ साथ खाद्य संग्राहक भी था। आखेट करना लगभग उसने छोड़ दिया था, क्योंकि पृथ्वी पर हिमयुग की समाप्ति हो गई थी, नई नई वनस्पतियां उद्भव हो रही थी। उस मध्य प्रदेश उस हरियाली के कारण से जो है तमाम प्रकार की वनस्पतियां निकल करके उन वनस्पतिक चीज़ों का उसने उपयोग किया, और कई सारे जानवर जो है उसके दोस्त भी बन गए। मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर जो था वह कुत्ता था। ठीक, पशुपालन के साक्ष्य जो है मनुष्य जब पशुपालक हो गया तो पशुपालन के साक्ष्य भारत में जो है, क्योंकि बड़े बड़े घास के मैदान उपलब्ध थे, तो भारत में जो इसका प्राचीनतम साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर नामक स्थान से प्राप्त होता है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर नामक स्थान से जो है उसके पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य पाए गए हैं, जो कि लगभग 5,000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। यानी यहीं से मनुष्य ने पशुपालन के साक्ष्य हमें भारत में प्राप्त होते हैं। विश्व के बारे में थोड़ा इससे अलग स्थिति हो सकती है। इसी काल में यानी मध्य पाषाण काल में ही जो है मनुष्य ने प्रक्षेपास्त्र का इस्तेमाल भी कर लिया था। प्रक्षेपास्त्र का मतलब आप लोग समझते हैं मिसाइल, हिंदी में उसे मिसाइल कहते हैं। मिसाइल यानी जिसे एक जगह से खड़े रह करके कम ताकत लगा करके जो है वह दूर तक उससे वार किया जा सके। तो पहला प्रक्षेपास्त्र मनुष्य ने बनाया, जो वर्तमान समय में हम लोग साधारण भाषा में गुलेल कहते हैं, गुलेल टाइप, वो दुनिया का पहला प्रक्षेपास्त्र है। तो प्रक्षेपास्त्र का विकास जो है इसी मध्य पाषाण काल में हुआ। ठीक, इस काल के जो उपकरण थे, पत्थरों के उपकरण अभी भी थे। पत्थरों का उपकरण जो है वो पहले से ज़्यादा धारदार फलकदार हो गए, और धीरे धीरे जो है उसने प्रस्तर के नोकनुमा यानी तीर इत्यादि का निर्माण भी कर लिया था। पश्चिपात्र में तीर चलेगा तो धनुष पर रख करके तो वो पश्चिपात्र ही है। तो यानी तीर, धनुष, गुलेल इत्यादि चीज़ों का निर्माण भी इस काल में हो गया था। ध्यान रहे कि इसी काल में जो है एक धार फलक, अर्धचंद्राकार फलक इत्यादि वाले जो उसके उपकरण थे उसका भी उसने निर्माण किया। अर्धचंद्राकार फलक का उदाहरण जो है आप लोगों ने एक अपने बालपन में, अपने युवापन में या किशोरावस्था में एक मोगली नाम का सीरियल देखा होगा। उस मोगली में एक ऐसा हथियार वो चलाता था और घूम करके वो फिर पुनः उसके पास लौट करके चलाता था। अगर वो नहीं लगा किसी को तो वो घूम करके फिर हवा को काटता अपने पास ही आता था। तो वो हथियार वो इसी काल का बनाया हुआ है, यानी मोगली यहाँ आ गया था। फिर जो है इस मध्य पाषाण काल के जो सबसे अच्छे जो उपकरण प्राप्त होते हैं वो लांगनाज नाम के स्थान से, जो कि गुजरात में है, वहाँ से प्राप्त होते हैं। इसी काल में, इस काल की सबसे बड़ी घटना है अग्नि की खोज। अग्नि का आविष्कार नहीं, अग्नि की खोज इसी काल में हो गई थी, लेकिन उसका व्यापक उपयोग नवपाषाण काल में हुआ। अब प्रश्न पूछ लिया जाए अग्नि की खोज कब हुई, तो आंसर है मध्य पाषाण काल। ठीक, तीसरा पार्ट जो है वो नवपाषाण काल का है। नवपाषाण काल जो है वो 9,000-7,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक के बीच में माना जाता है, क्योंकि विश्व भर में जो है अब नवपाषाण काल किसे कहते हैं, तो मनुष्य यहाँ पर देखो, यहाँ क्या था, यहाँ पे आखेटक था, खाद्य संग्राहक था, यहाँ पर पशुपालक हुआ, खाद्य संग्राहक था। अब मनुष्य यहाँ पर जो है खाद्य संग्राहक तो आज भी है, खाद्य संग्राहक वो हमेशा लगा रहेगा, लेकिन यहाँ आखेटक था, यहाँ पशुपालक हुआ, और इस काल में आकर के जो है वह उत्पादक भी हो गया। मनुष्य यहाँ से खाद्य उत्पादक बन गया, अर्थात वह चीज़ों को अब यानी कृषि कर्म को अभी उसने हल्का हल्का विकास करना शुरू कर दिया था। क्योंकि जब मध्य पाषाण काल में पृथ्वी पर जब हरियाली आई तो तमाम प्रकार की वनस्पतियाँ आई, उनके फलों, उन वनस्पतियों से निकलने वाले फलों को उसने पहले प्रारंभ में खाया पिया, और उसके बाद जब वो छोड़ करके फिर आगे बढ़ गया, एक घुमंतु प्रवृत्ति जो होती है, फिर वो लौट करके आया तो देखा वहाँ पर फिर से हरियाली आ गई। तो उसने उस बीज की कीमत को समझा कि ये बीज है बड़े काम की चीज़। तो बीज की जब महत्वता को समझ गया तो उसने कहा कि अब जीवन यापन, नवपाषाण काल में आकर के ही मनुष्य का जीवन
स्थिर हो गया, वह समाज बना करके रहने लगा। अर्थात अब यहाँ से समाज के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। मनुष्य नवपाषाण काल में, नवपाषाण पूरे विश्व भर में अगर देखा जाए तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने जो है उत्पादन जो है वो 9000 ईसा पूर्व में ही शुरू कर दिया था, जबकि भारत में जो है वह 7000 ईसा पूर्व से माना जाता है। इसी जो है नवपाषाण युग में जो है प्राचीनतम साक्ष्य जो है भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, जो है मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। जबकि देखिए कृषि के साक्ष्य हैं और कृषि में उपजाए जाने वाला सबसे पहला अगर कोई खाद्य पदार्थ जो था, जो उपजाया गया, वो यव यानी जौ को माना जाता है कि जौ मनुष्य के द्वारा उत्पादित किया गया जो पहला जो अन्न था वह यव यानी जौ था। लेकिन धीरे धीरे आज अगर हम देखते हैं तो पूरे भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है वह है चावल। तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य उगाने के जो है लगभग 5000 ईसा पूर्व के मिलते हैं, और वो भी कहाँ से मिलते हैं तो कोल्डिहवा नाम का स्थान से प्राप्त होते हैं। कोल्डिहवा जो है मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद के आसपास का ही एक क्षेत्र है जहाँ से कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी चावल उगाने के, चावल की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के निकट जो है कोल्डिहवा नाम का स्थान है, वहाँ से 5000 ईसा पूर्व के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक इस समय जो है मनुष्य ने जो है जौ की कई सारी किस्में, गेहूँ और चावल की भी कई किस्में उगा ली थी। धीरे धीरे यानी बीज का विकास भी हो रहा था। तो जो जौ के बारे में बात की जाती है तो जौ के बारे में सबसे पहले ऋग्वेद से उसके साक्ष्य, ऋग्वेद से ही जानकारी मिलती है कि मनुष्य द्वारा उत्पादित किया गया जो पहला जो अन्न था या उत्पादन किया गया वह यव यानी जौ का ही प्रारंभ किया गया था। अब देखिए पशुपालन और खेती इन दोनों से मिलाकर के मनुष्य का जो है जीवन स्थिर होना शुरू हो गया और वह स्थायी जीवन जीने लगा। और भारत में जो है लगभग जो है वो गांव बना करके यानी एक समूह बना करके रहने लगे, जिसे बाद में गांव कहा गया। गांव की जो बसावट है वो लगभग 4000 ईसा पूर्व में गांवों की यानी वह समूह बना करके एक जगह एकत्रित होकर के रहने लगा। तभी तमाम प्रकार की नई नई सभ्यताओं का भी विकास होना शुरू हुआ। ध्यान रहे कि मनुष्य के लिए सबसे जो आवश्यक चीज़ें हैं, सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी तो चाहिए यानी मिट्टी बिल्कुल आवश्यक है, साथ साथ मुझे पानी की आवश्यकता है। यह 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके सहारे ही वो अपनी सभ्यता का विकास कर सकता है। तो प्रारंभ में जहाँ जहाँ जल की उपलब्धि थी अर्थात नदी घाटियों के किनारे ही सभ्यताओं के विकास हुए और वहीं से जो है एक नई जो है परंपरा स्टार्ट हुई। और इसके बाद जो है वो इस समय तक नवपाषाण काल में जब मनुष्य थोड़ा स्थिर होने लगा तो उसने जो है कृषि के साथ साथ कुछ अन्य पेशे भी अपनाने शुरू कर दिए। कहते हैं कि नवपाषाण काल में ही कुंभकारी यानी कुम्हार नामक जो जाति थी उसका उद्भव भी हो गया, यानी कुम्हारी का पेशा भी उसने जो है शुरू कर लिया। इसी काल में जो है हाथ से बर्तन गढ़ेगा, अभी कुम्हार का चाक नहीं आया था, लेकिन इसी काल के अंत तक आते आते जो है कुम्हार का चाक भी आ गया। चाक आ गया तो वो पहिया था, पहिया भी आ गया, अर्थात धीरे धीरे गाड़ी भी आ गई। अब इस काल में जो है मनुष्य थोड़ा होशियार हो गया था, अपने काम को आसान करने लगा था, विज्ञान का प्रयोग करने लगा। वो कुल्हाड़ी जो हाथ की कुल्हाड़ी थी उसके अंदर उसने बिंटा लगाया अर्थात हत्था लगाया। हत्था लगाने से उसका काम थोड़े तेज़ी से होना शुरू हो गया। जो खोदने के लिए कोई चीज़ थी उसके अंदर जो है उसने हत्था लगाया तो उससे जो है ज़मीन की खुदाई भी वो कर सका गया। अर्थात जो है इस समय जो है उसने क्या क्या बना लिया, हत्थेदार कुल्हाड़ी बना ली, हंसिया, ओखली यानी कृषि कर्म के जो उपकरण थे वह भी बना लिए, ओखली, मूसल, छेनी, बर्छी और कुछ सुडौल उपकरण भी बना लिए। इस तरीके से यानी चाकू नुमा आइटम भी इस समय तक तैयार हो गए थे। इस नवपाषाण काल के साथ ही इसके बाद जो है आपका नवपाषाण काल में ही कुछ अलग अलग जगहों पर विशेषताओं वाली जो संस्कृतियों का भी जो है उद्भव हुआ है। जैसे इसे नवपाषाण काल में जो है कश्मीर में एक जगह हुआ करती थी बुरजाहोम नाम की, तो बुरजाहोम संस्कृति जो है उसका समय 2400 ईसा पूर्व से जो है 2100 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। जो इस बुरजाहोम संस्कृति, इसे कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति भी कहते हैं, थोड़ा सा अलग हट करके थी क्योंकि सब कुछ जो है प्रकृति को निर्भर करता है। जिस प्रकार से प्रकृति आपको चलने के लिए कहती है आपको उसी प्रकार से चलना होता है। प्रकृति का हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा अगर किसी का असर पड़ता है तो पर्यावरण का ही पड़ता है। पर्यावरण के हिसाब से जो है इस
नवपाषाण संस्कृति जो बुर्जाहोम संस्कृति थी, इसका जो प्रारंभिक जो फैला हुआ, यानी छोटे से इलाके में फैला हुआ था, तो वो बुर्जाहोम के अतिरिक्त गुफ कुराल नाम की एक जगह हुआ करती थी, वहाँ तक भी थी। कृषि और पशुपालन दोनों ही प्रचलित हुआ करते थे। हड्डी और पत्थर दोनों ही, हड्डियों का भी इन्होंने इस्तेमाल किया। देखिए इस समय तक मनुष्य हड्डियों का इस्तेमाल करने लगा, जैसे हत्था लगा लिया, फीमर वाली हड्डी हो सकता है लगा लिया, क्योंकि जांग की हड्डी हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, या पशुओं की हड्डियों को भी उसने लगा करके उसने, क्योंकि हड्डी जो है वो कैल्शियम फास्फोरस से बनी होती है, काफ़ी मजबूत होती है, तो उससे उसने जो है अपने हथियारों को काफ़ी तेज और धारदार बनाया। इसके अलावा जो है बुर्जाहोम संस्कृति की एक खास बात हुआ करती थी कि ये गड्ढेदार मकानों में रहा करते थे, अर्थात बंकर नुमा घरों में रहा करते थे। एक चीज़ और भी थी, जो अंतिम संस्कार वाली जो हम बात करते हैं, तो अंतिम संस्कार के समय मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाए जाना यहाँ की एक विशेष परंपरा थी, जो कि देखने में आई है। ये सब चीज़ें खुदाई के दौरान ही हमें प्राप्त हुई थी, यानी सभ्यता की यही एक विशेषता थी कि ये बंकर नुमा मकान में, यानी गड्ढे वाले मकानों में रहते थे। साथ साथ जो है अंतिम संस्कार के समय मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, अर्थात यह इस संस्कृति का एक स्पेशल कैरेक्टर हुआ करता था। इसके अलावा जो अगर पूर्वोत्तर भारत में अगर नवपाषाण कालीन संस्कृति की बात करते हैं, तो पूर्वोत्तर भारत में नवपाषाण कालीन संस्कृति में जो है चिरांद एवं बिहार नाम की जगह, चिरांद और सोनपुर जो कि बिहार में है, यह 1600 ईसा पूर्व के आसपास जो है इसकी जो है इसका विकास देखने को मिलता है। इसके यहाँ पर जो है पत्थर और हड्डियों द्वारा निर्मित उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन ज़्यादातर उपकरण जो थे वह हिरन के सींग के जो है वो बने हुए होते थे, अर्थात हिरन की सींग जो होती है, हिरन या बारहसिंगा जिसे कहते हैं, उसकी सींग बहुत हार्ड होती है, वो जल्दी से जो है कटर से भी नहीं कटती है, तो उस हथियारों के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया। मजबूत उपकरण रहा होगा, तो यह एक विशेषता थी वहाँ की, बल्कि इसके गहने इत्यादि प्राप्त हुए हैं। तो अर्थात हिरण की हड्डियों के बने हुए उपकरणों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सीधा सीधा चिरांद और सोनपुर बिहार। सोनपुर वर्तमान समय में भी कहते हैं कि भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है, तो इस जगह से ही ये इस जगह की एक विशेषता मानी जाती है। ठीक, मुख्य व्यवसाय वही था, कृषि और पशुपालन ही। गीली मिट्टी के बने हुए मकान हुआ करते थे जो घास फूस से ढके हुए होते थे। अब देखो मकान भी बनने शुरू हो गए धीरे धीरे, अब मनुष्य ने अपने रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं करनी शुरू कर दी थी। यही विकास है, यानी विकास मनुष्य कर रहा था। इसके बाद अगर पूर्वोत्तर भारत की अगर जो है, अब ये तो हुई आपके पाषाणकालीन संस्कृति। पाषाणकालीन संस्कृति के पश्चात जो है वो आता है आपका धातु काल, यानी जो मनुष्य ने धातु की भी खोज कर ली थी। धातु में मनुष्य द्वारा खोजी गई सबसे पहले या प्रयोग में की गई धातु जो थी वो तांबा थी। तो तांबा, अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में तांबा आया तो पत्थरों को तुम छोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जो है वो काल कहलाया ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति हुआ करती थी वो आप कह सकते हैं कि ये इन दोनों के बीच में, जब हम कहते हैं ना कि एक मिक्सअप पीरियड जो होता है जहाँ पर सब चीज़ मिक्सअप हो जाती है, पता ही नहीं चलता है, तो उस तरह का संक्रमण काल, उस संक्रमण काल में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ निकल करके आई। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ भारत में अलग अलग जगहों पर जो है, हालांकि इसके ज़्यादातर साक्ष्य राजस्थान वाली साइड से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले जो थी ये राजस्थान, पश्चिमी महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ही यह संस्कृति पाई गई है। और यह संस्कृति मुख्यतः ग्रामीण प्रकार की संस्कृति थी। कैसी संस्कृति थी? अब देखिए, ग्रामीण संस्कृति अभी धीरे धीरे गाँवों का ही विकास हो रहा है, गाँवों से ही अब हम लोग शहरों की ओर आएंगे। एक परंपरा धीरे धीरे, जब कृषि को जो कर्म होगा, जैसे ही वो जो है हम लोग उत्पादक जो है अपनी जो हमारी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना शुरू कर देंगे, तो फिर नहरों का जो है नगरों का उद्भव भी शुरू हो जाएगा, वो तब देखेंगे। तो उसमें आती है राजस्थान की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जो है, जिसमें गणेश्वर संस्कृति, आहार संस्कृति जो है। पश्चिमी महाराष्ट्र में अगर कहें तो वहाँ पर जौरवे संस्कृति आती है। तो अब देखिए, इन सभी जगहों से भी कुछ ना कुछ हल्के हल्के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे राजस्थान के जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से हम लोग गणेश्वर संस्कृति भी कहते हैं, तो यहीं पे, क्योंकि यहाँ पर जो है खेतड़ी जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है, वो राजस्थान में ही है, तो यहाँ से इसी जगह से शायद तांबा इनको मिलता रहा होगा। तो तांबा और पाषाण दोनों मिला करके काम करते रहे। इस संस्कृति का विकास जो है इसी एक खेतड़ी, यानी जो ये क्षेत्र था, खेतड़ी जिसे बोलते हैं, खेतड़ी के जहाँ तांबे की जो खान हुआ करती थी उसके आसपास ही, जो कि वर्तमान समय में आधुनिक जो सीकर जिला है और झुंझुनू जिला, इनके पास ही यह संस्कृति विकसित हुई। ये संस्कृति के लोग मुख्यतः अंशतः कहेंगे, ये तो
कृषक और वो तो थे ही, लेकिन ज़्यादातर जो है इसमें शिकारी लोग हुआ करते थे, अर्थात शिकार करना। यहाँ की बनी हुई तांबे की वस्तुएं उपकरण बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हुए हैं, इसी वजह से इसे ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति कह करके पुकारा जाता है। जैसे तांबे की जो है तीर के नोक, बर्छे की फाल, छेनी, कंगन, अंगूठी इत्यादि प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पत्थर के सूक्ष्म उपकरण भी इस जगह से प्राप्त हुए हैं। यही गणेशों संस्कृति के उपकरण जो है वो बाद में जो है हड़प्पा संस्कृति जब आई तो हड़प्पा संस्कृति भी यहाँ पर जब पनपी तो जो है कुछ ताम्र की वस्तुएं पहले से प्राप्त हुआ करते थे, अर्थात यहाँ के लोग तांबे की चीज़ें निर्यात किया करते थे। अर्थात जो गणेश्वर संस्कृति है, इस गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई संस्कृति भी कह करके पुकारते हैं। तो यानी हड़प्पा से पूर्व की संस्कृति यह मानी जाती है। इसी प्रकार से आहार जो है ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और बनास घाटी के आसपास इस संस्कृति का उद्भव विकास हुआ था। इसके दो प्रमुख स्थान हैं, आहार और गिलुंद, ये दोनों ही जो है राजस्थान की जगह है। पाषाण के साथ साथ तांबे का उपकरण भी मिलते हैं, मगर पत्थरों के सूक्ष्म उपकरणों के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ के जो पत्थर के जो उपकरण थे वो भोंडे और बड़े हुआ करते थे। इसके अलावा तांबे की चादर, कंगन, चूड़ी, अंगूठियाँ इत्यादि यहाँ से प्राप्त हुई हैं। देखिए ये जो चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साक्ष्यों से संबंधित प्रश्न भी पूछे थे। अपवाद स्वरूप यहाँ से एक कांसे की चादर भी प्राप्त हुई है, क्योंकि यहाँ अन्य धातुओं की अच्छी जानकारी होने के कारण से इसे यानी आहार संस्कृति, आहार जन नाम की जो जगह थी, आहार और गिलुंद, इनको ताम्रवती भी कह करके पुकारा था। आहार को ही ताम्रवती कहते थे क्योंकि तांबे की बहुत अच्छी जानकारी इन लोगों को थी, तो इस जगह का नाम ताम्रवती हुआ करता था। कृषि के साथ साथ जो है वो पशुपालन भी होता था। मट्टी और कच्ची ईंटों के मकानों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और लगभग जब इस आहार संस्कृति यानी ताम्रवती संस्कृति से जो है, ताम्रवती नामक स्थल से जो संस्कृति प्राप्त हुए, उसमें जो है इसके जब अंतिम काल जब रहा होगा, यानी 1500 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर गिलुंद नामक स्थान से जो है पक्की हुई ईंटों के मकान भी बनने शुरू हो गए थे, अर्थात उसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उस साक्ष्य के आधार पर ही सारी बातें कही गई हैं। इसके अलावा पश्चिमी महाराष्ट्र में एक संस्कृति हुआ करती थी जिसका विकास जो है गोदावरी घाटी में हुआ था, और मुख्य जो स्थल हुआ करते थे अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा, दाइमाबाद, पूना जिले में चंदौली, सोनगांव और हिनाम गांव, नासिक जिले में नासिक, यानी इतनी दूर तक फैला हुआ था। इसे जोरवे ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के नाम से रहता है। लगभग इसका विकास 1400 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व के बीच में रहा है, यानी ये एक स्पेशल कैरेक्टर लिए हुए जगह थी। तो यहाँ के लोग जो है चाक पे बने हुए काले और लाल मृदभांड का प्रयोग करते। चाक पर बनी हुई मिट्टी से जो बर्तन थे, मृदभांड का मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन, काले एवं लाल। इसमें सफ़ेद रंग से रेखा चित्रकारी भी की गई थी, और कुछ विशिष्ट मृदभांड यानी कुछ विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन, जिसमें टोंटीदार जलपात्र, जिसमें आपने देखा होगा भी वो करवा चौथ और होली अष्टमी के दिन जो है वो टोंटी वाली जो लुटिया इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो टोंटीदार जलपात्र, गोडेदार तस्तरी यानी तस्तरी के नीचे गोडे लगे हुए, और साथ साथ में कटोरे जो है प्राप्त हुए हैं। दाइमाबाद एक ऐसा स्थान इसी जो है जोरवे संस्कृति का है, जहाँ से बड़ी संख्या में कांसे के बने हुए जो है सामग्री प्राप्त हुई है। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता का भी एक पार्ट है, और ये सिंधु सभ्यता से भी जुड़ा हुआ एक जगह है। अर्थात दाइमाबाद जो है जोरवे संस्कृति और हड़प्पाई संस्कृति दोनों सभ्यताओं का स्थल माना जाता है। इसके अलावा जो है मालवा में जो है संस्कृति का था। मालवा जो है मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, इसका विकास नर्मदा नदी घाटी में विकसित हुआ था, और मुख्य स्थल जो थे एरण, नागदा, नवदा टोली, कायथा, इन जगहों पर जो है मालवा संस्कृति का विकास हुआ। और इस कायथा इस संस्कृति का सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है। और यह नवदा टोली जो थी, नवदा टोली नाम का जो स्थान है, यह ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की सबसे बड़ी बस्ती हुआ करती थी। तो और शेष जो विशेषताएं जो थी, ये सब जोरवे संस्कृति वाली थी, यानी जो पश्चिमी महाराष्ट्र, मालवा भी उससे लगा हुआ ही प्रांत है, तो वहाँ तक जो है ये सारी के सारी, यानी कुल मिलाकर के ये पाषाणकालीन जो संस्कृति थी उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हड़प्पाई संस्कृति, अर्थात जो है वो एक नगरीय सभ्यता। अब धीरे से देखिए नगरों का कैसे विकास होगा, तो एक नगरीय सभ्यता आएगी जिसे हम लोग हड़प्पा
सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो वो एक नगरीय सभ्यता थी, उसकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो को अगर आपको अच्छे लगे तो एक लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों तक ये नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाया करे और आपको उससे जो है किसी प्रकार की कोई छूट ना हो। क्योंकि ये देखिए क्रमबद्ध इतिहास है, पढ़ा ऐसे ही जाता है। किताबों में कहाँ कहाँ से दिया रहता है मुझे नहीं पता, लेकिन किताबों से नहीं, इसको देखो हमने पहले डिक्शनराइज किया और डिक्शनराइज करने के बाद इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये इसी तरीके से पढ़ाया था। अब देखिए इतने में ही 26 लाख साल का इतिहास हम लोगों ने पूरा कर दिया। विश यू ऑल द बेस्ट। मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।